नमस्कार, मैं संजीव कुमार चौधरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनन के बारे में सीखा था। तो उसमें हम लोगों ने जाना जनन और जनन के प्रकार, यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था अलैंगिक जनन के बारे में, यानी जनन दो प्रकार के होती हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसे संतान निर्माण करने के लिए दो जीव नर एवं मादा परस्पर सम्मिलित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने जैसे संतान निर्माण करने की प्रक्रिया में जब दो जीव परस्पर भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया जी? देखिए लैंगिक जनन प्रायः उच्च कोटि के जंतु एवं पौधों में होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पौधों में, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए पुष्पी पादप क्या होते हैं? मोय पादप या मोय पौधे जिनमें पुष्प लगता है, ऐसे पौधों को हम पुष्पी पादप या पुष्पी पौधे कहते हैं। तो जो पुष्प होता है उच्च कोटि के जो जंतु पौधे में जनन की क्या होगी? लैंगिक जनन। तो इसमें प्रायः लैंगिक अंग पाए जाएंगे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक अंग जो होता है उस पौधे का पुष्प होता है। क्या होता है जी? यानी पुष्पी पादपों का लैंगिक अंग उसका क्या होता है? पुष्प होता है। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना के बारे में सीखते हैं। पुष्प की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से जनन क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पुष्प की संरचना बस तो देखिए जो पुष्प होता है ये पौधों का लैंगिक अंग होता है। अब हम पुष्प के लैंगिक अंग यानी पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्प के संरचना को बना करके इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसके जो लैंगिक अंग होते हैं कार्य करते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो देखिए ये पुष्प की संरचना है जिसमें प्रायः एक पुष्प जो होता है पूर्ण पुष्प होता है, इसमें प्रायः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं जी? 4। एक पुष्प होती है जो पौधे का लैंगिक अंग है जिसमें प्रायः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं जी? 4 चक्र होते हैं। वायुगलपुंज, गलपुंज, पुमंग और जायाम। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि इसमें जो होती हैं इसके जो पुष्प होती है इसमें मुख्य जनन अंग और सहायक जनन अंग ये मिलकर के पुष्प का निर्माण करते हैं। तो इसमें 4 चक्र होते हैं। तो सबसे बाहरी जो और होती है प्रथम चक्र, यानी पुष्प क्या होता है एक फूली हुई संरचना पर स्थित रहते हैं जिसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं जी? इसे पुष्पासन पर क्या होती है? पुष्प स्थित रहती है। यानी कभी कभी कहते नहीं है आसन ग्रहण कर लीजिए, मतलब बैठने वाला स्थान, ग्रहण करने वाला स्थान। उसी प्रकार से पुष्प का जो स्थान है फूला भाग्य जो डंठल के माध्यम से पड़बिल के माध्यम से जो होता है फूली हुई संरचना होती है जिस पर पूरा पुष्प स्थित रहता है, बैठा हुआ रहता है, उस फूले हुए भाग को कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं जी? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पर ही पुष्प के चारों चक्र स्थित रहते हैं। अभी इन चारों चक्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो प्रथम चक्र होते हैं सबसे बाहरी चक्र होती है इसे कहते हैं वाहिकलपुंज। क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें होते हैं 2, 4, 6, 5 यानी अधिक संख्या में हो सकती है। तो जब हम सबकी चर्चा करेंगे तो कहलाएगा वाहिकलपुंज। क्या कहलाएगा? वाहिकलपुंज। यह सबसे बाहरी चक्र होता है। और जब हम एक की बात करेंगे तो वह कहलाएगा वाहिकल। क्या कहलाएगा? पता हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पुष्प के प्रथम चक्र या सबसे बाहरी चक्र वाहिकलपुंज होता है। क्या होता है? और इसके इकाई को वाहिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एक की जब हम चर्चा करेंगे तो क्या कहलाएगा? वाहिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? इसका मुख्य कार्य, वाहिकल का मुख्य कार्य कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करना है। कली की अवस्था में क्या होता है? ये जो हरे या प्रायः हरे रंग की होती है पत्ती की तरह संरचना होती है। ये पत्ती नहीं होती है,
पत्ती की जैसी संरचना होती है। वाह्य दलपुंज पत्ती की जैसी संरचना होती है। यह कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करती है। मान लेते हैं जब कली की अवस्था में पुष्प जब ऐसे होती है तो वाह्य दलपुंज क्या करता है, इसके चारों ओर ऐसे ढके हुए होता है। जब ये खिलता है तो ये वाह्य दलपुंज ये ऊपर ऐसे नीचे खिल जाती है, ठीक है ना। तो वाह्य दलपुंज प्रायः हरे रंग की पुष्प की तरह पत्ती की तरह संरचना होती है जो कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करती है, ठीक है ना। वाह्य दलपुंज समझ में आया जी? यस सर। इसके बाद में आता है दलपुंज। क्या आता है दूसरा चक्र? पुष्प का दूसरा चक्र दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपुंज। इसके इकाई को दल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जब इसमें जो बहुत सारे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं या पत्ती की तरह संरचना होती है, इसे कहते हैं दल, दलपुंज कहते हैं। जब एक की क्या होती है चर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं दल। यानी दूसरा चक्र दलपुंज होता है, इसके इकाई को क्या कहते हैं जी? दल। यह प्रायः रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है? इन्हीं दलपुंजों के ही रंगों के आधार पर पुष्प का रंग हम लोग निर्धारित करते हैं कि पुष्प पीला है, पुष्प लाल है या पुष्प और किसी रंग का सफेद है और किसी रंग का है। इसी दलपुंजों के आधार पर हम लोग उस पुष्प के रंग को निर्धारित करते हैं। तो ये वाह्य दलपुंज, ये दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं जो परागण के लिए, किसके लिए? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य कीटों को आकर्षित करने का है। परागण क्रिया करने के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बहुत रंग बिरंगा पुष्प, तो हम लोग भी आकर्षित होते हैं, बहुत अच्छा पुष्प है, इसे हम तोड़ लाते, कितना अच्छा होता है कि नहीं? तो ये रंग बिरंगे होते हैं जो परागण क्रिया करने के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे परागण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा चक्र, जो डंठल की तरह दिखता है, पुष्प का तीसरा चक्र पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है, जो पुष्प का नर जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? नर जनन अंग है। यह पुष्प का नर जनन अंग पुमंग होता है, जो पुष्प का तीसरा चक्र है। कैसा चक्र है? तीसरा चक्र है। जिसमें दो चार छह बहुत सारे हो सकते हैं, तो जब सबकी गणना करते हैं, सबकी अध्ययन करते हैं, तो इसे कहते हैं पुमंग। इसके इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इसमें 1 2 3 4 बना हुआ, चारों की हम अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा पुमंग। इसके इकाई मतलब किसी एक की हम जब चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पुंकेसर कहते हैं। जब हम किसी एक की चर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं पुंकेसर। समझ में आ गया जी? यह पुष्प का नर जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? नर जनन अंग है। तो प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो ये डंठल वाली भाग दिखती है, कौन सी भाग दिखती है? डंठल वाली भाग दिखती है, ये कहलाती है कुतंत्र या तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? कुतंत्र कहलाती है। ये डंठल वाली भाग क्या कहलाती है? चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये डंठल वाली भाग कहलाती है कुतंत्र, ठीक है ना। और जो ये सबसे ऊपर होती है फूली हुई भाग, ये कहलाती है परागकोश। क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है, ठीक है ना। और जो ये वाली भाग जो कुतंत्र और परागकोश को आपस में जोड़ते हैं, यहाँ ये वाली भाग कहलाती है योज। क्या कहलाती है जी? योज कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंत्र, परागकोश और योज होती है। पुतंत्र का काम क्या है? परागकोश जो सबसे ऊपरी भाग होती है, पुंकेसर के सबसे ऊपरी फूली हुई भाग होती है, यह परागकोश कहलाती है। परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण में नर युग्मक होते हैं जो कि मादा युग्मक से मिलकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का, जो आगे अगली पीढ़ी का संतत पौधा बनता है, ठीक है ना। तो ये परागकोश में परागकण निर्माण होते हैं। जो ये होती है कुतंत्र भाग, इस परागकोश को आवश्यक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है। ये डंठल जो संरचना होती है, ये परागकोश को आवश्यक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है। जो बीच में योज होती है, ये कुतंत्र और परागकोश को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। समझ में आ गया? पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंत्र, योज और परागकोश। पुतंत्र एक डंठल संरचना होती है जो परागकोश को आवश्यक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है। योज जो होती है परागकोश और पुतंत्र को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। परागकोश पुंकेसर के सबसे ऊपर फूली हुई भाग परागकोश कहलाती है, जिसमें परागकण निर्मित होते हैं, यानी नर युग्मक बनते हैं इसमें, ठीक है ना। समझिए, इसमें परागकण निर्मित होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 3 चक्र हो गया। अब अंतिम चक्र जो होता है पुष्प के सबसे भीतर, और चौथा चक्र जायांग होता है। क्या होता है जी? जायांग, जो पुष्प का
स्त्री जननांग। कौन सा जननांग है जी? स्त्री जननांग। संधारण जो पुष्प का स्त्री जननांग है और चौथा चक्र और सबसे भीतरी चक्र है, जिसे कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। इसमें भी एक ही स्त्री जननांग हो सकता है या दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। जब क्या होता है, इसकी इकाई को भी हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्त्री केसर कहते हैं। इसके इकाई को हम क्या कहते हैं? स्त्री। एक पुष्प में क्या होती है? स्त्री केसर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। इसीलिए इसको कहते हैं, स्त्री जननांग को कहते हैं जायांग। इसके इकाई को जब एक यहाँ एक बना हुआ है, कितने बने हैं? एक है, तो एक ही यहाँ पर बना हुआ है, तो जब हम एक की अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। अब देखेंगे पुंकेसर की तरह स्त्री केसर में भी तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। जो ऊपर वाली सबसे चौड़ी और चिपचिपी भाग होती है, यह कहलाती है वर्तिकाग्र। क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र। जो बीच वाली भाग नलकनवा संरचना होती है, यह कहलाती है वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है? और जो नीचे फूली हुई भाग होती है, यह कहलाती है अंडाशय। क्या कहलाती है? अंडाशय कहलाती है। पुंकेसर की तरह स्त्री केसर में भी तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी फूली और चिपचिपी भाग वर्तिकाग्र कहलाते हैं। क्या कहलाती है? परागकोश से परागकण निकल करके इसी वर्तिकाग्र पर आता है। कहां पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे परागण, जो दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं परागण के लिए। अब देखिए, परागकोश से परागकण निकल करके जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यह क्या करती है? परागकण को क्या करती है? ये परागकण को ग्रहण करती है। क्या करती है जी? परागकण को ग्रहण करती है। तो ये पराग, इस पर जो उसकी स्वतंत्र रूप में फूली भाग होती है, स्वतंत्र होती है, ये कहलाती है वर्तिकाग्र। और ये चिपचिपी होती है, जो परागकण को अपने में चिपका लेती है। जब परागकण यहाँ पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परागण। इसके बाद में परागकण में एक नलिका बनती है, ठीक है ना, जिसे पराग नलिका कहते हैं। हम अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ संक्षेप में जानते हैं। तो ये जो वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिका नुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। यहाँ से पराग नलिका, परागकण से वृद्धि करते हुए पराग नलिका इस वर्तिका में से होते हुए नीचे तक जाती है, ठीक है ना। ये नलिका नुमा संरचना क्या करती है? ये वर्तिकाग्र को आवश्यक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करती है तथा पराग नलिका को अपने में से अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। फिर स्त्री केसर के सबसे नीचे फूली हुई भाग अंडाशय कहलाती है। क्या कहलाती है जी? अंडाशय। अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होते हैं। ये बीजांड होती है। अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं? बीजांड। बीजांड में मादा युग्मक होता है। कौन सा युग्मक होता है? मादा युग्मक या अंडकोश का कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंडकोश का। जब परागकोश से परागकण निकलता है जिसमें नर युग्मक होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब परागण करता है, वर्तिकाग्र से पराग नलिका निर्मित होती है, जो वृद्धि करते हुए वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाकर के और बीजांड में जब घुसती है तो यहाँ पर अंडकोशिका के साथ और ध्रुव केंद्र के साथ क्या करती हैं? नर युग्मक और मादा, यानी नर कोशिकाएं और मादा कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, जिससे निषेचन होता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके बाद भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण के बाद अधिक परिवर्तन होते हैं और विभाजन होता है, जिससे बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। और ऊपर से ये अंडाशय की वृद्धि कड़ी होकर के फल का निर्माण करती है। ये जो बीज होती है इसमें भ्रूण उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है जी? भ्रूण, जो कि कहीं अनुकूल परिस्थितियों में पहुंच करके नए पौधे के रूप में विकसित करती है। तो इस प्रकार से जो होती है पुष्पीय पादप जनन क्रिया करते हैं। समझ में आया जी? जनन क्रिया कैसे करते हैं? इसमें बहुत जो जनन अंग होता है ये पुष्प होता है। पुष्प में प्रायः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। वाह्य दलपुंज जो पुष्प कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, पत्ती की तरह हरी होती है। दलपुंज जो रंग बिरंगा होता है, जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। फिर तीसरा चक्र होता है पुमंग, जो नर जनन अंग है। इसमें नर युग्मक बनता है। कौन सा युग्मक बनता है? नर युग्मक बनता है। सबसे चौथा भाग होता है जायांग, यानी स्त्री जनन अंग, जिसमें मादा युग्मक बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक परागण क्रिया करने के बाद निषेचन क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं तथा भ्रूण नए पौधे के रूप में विकसित होता है। तो इस प्रकार ये जनन क्रिया करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि प्रश्न कैसे आएगा? तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, या पुष्प का नामांकित चित्र बना करके इसके परागण या इसके जनन क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो इतना आप लिख ले जाएंगे जी। चलिए
और इसके बाद में हम लोग मनुष्य में, इसके बाद में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन।